नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और अब बात हम कर रहे हैं जी न्यूज पर दिखाई गई खबर के असर की। जी न्यूज के कार्यक्रम डीएनए में हमने एक ऐसे जहर के बारे में बताया था जो भारत के भविष्य को सांप्रदायिक बना रहा है। देश के बच्चों के दिमाग में धर्म के नाम पर धीमा जहर घोला जा रहा है और वो भी एक टेक्स्ट बुक के जरिए। ये सब कुछ पिछले 10 सालों से हो रहा है, लेकिन जी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद सरकार और सिस्टम नींद से जागता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने एनसीईआरटी की इस किताब की समीक्षा के लिए कमेटी गठित किए जाने की मांग की है, तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी दावा किया है कि उन्होंने इस किताब का विरोध किया था और इसमें तुरंत बदलाव की मांग भी की थी। स्कूलों में पढ़ाई जा रही एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस की किताब के कुछ पन्ने ऐसे हैं जिसमें धर्म के नाम पर अधर्म फैलाने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। किताब में पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस नाम से एक शीर्षक है जिसमें कुछ चुनिंदा घटनाओं का जिक्र धार्मिक आधार पर किया गया है और यही बात इसे लिखने वाले बुद्धिजीवियों की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। किताब के पेज नंबर 160 पर कुछ तस्वीरों की मदद से यह दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इतिहास के लिहाज से ये जानकारी सही है, लेकिन इसी पन्ने की आखिरी लाइन 1984 दंगों को एंटी सिख वायलेंस बताया गया है और इसी तरह से किताब के पेज नंबर 187 पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है गुजरात इज बर्निंग और इस तस्वीर के ठीक बाईं तरफ लिखा गया है एंटी मुस्लिम राइट्स इन गुजरात। यानी कि यह अपने आप में एक विरोधाभास है कि इस किताब को लिखने वालों ने 1984 के दंगों को एंटी सिख वायलेंस का नाम दिया और साल 2002 के गुजरात दंगों को एंटी मुस्लिम राइट्स का नाम दे दिया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एनसीईआरटी की इस किताब को लेकर रिव्यू कमेटी गठित किए जाने की मांग की है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने किताब के लेखक की मानसिकता पर सवाल उठाए हैं। नहीं भाई, इसके लिए रिव्यू कमेटी होती है। ऐसे चीज़ें आपके ध्यान में आते हैं तो तुरंत आपको लिख देना चाहिए। ये हो सकता है कि ये शरारत पिछली सरकार की होगी। तो वास्तविकता है कि ये सारा जो टेक्स्ट बुक्स हैं सबका रिव्यू होना चाहिए और नए टेक्स्ट बुक्स लिखी जाए। सरकार को इसमें तुरंत कदम उठाए क्योंकि सर 2.5 साल बीत गए। हाँ, राजीव मल्होत्रा जैसे कोई व्यक्ति की अध्यक्षता में एक कमेटी बनानी चाहिए और सारे नई पुस्तकें लिखनी चाहिए। सांप्रदायिकता के माध्यम से जब भी हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनमें विष ही घुलेगा। होना ये चाहिए कि हमने उसे धर्म पढ़ाना चाहिए, अहिंसा पढ़ाना चाहिए, प्रेम पढ़ाना चाहिए, परस्पर सहभाव पढ़ाना चाहिए। ये सब धर्म की चीज़ें हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि एक विकृत मानसिकता के लोग जब कोई सिलेबस बनाते हैं या जब कोई सिस्टम बनाते हैं तो उसमें ऐसे शब्द डालते हैं जिसके कारण एक छोटा बच्चा जो 5, 7, 8, 12 साल का है उसके अंदर ये जहर घुल जाता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की सारी चीज़ों के संबंध में बचना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को इस तरह का जहर नहीं देना चाहिए। आपको दिखाते हैं कि कैसे किताब में कुछ चुनिंदा घटनाओं का जिक्र धार्मिक आधार पर किया गया है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। पंजाब की जो स्टोरी शुरू हुई है कि किस तरीके के वहाँ माहौल थे, किस तरीके का फ्रेंड है, किस तरीके की वहाँ जलवायु है, किस तरीके का पंजाब की संस्कृति है, वो चीजें सारी आती हैं। अब आती हैं वहाँ क्या बीच में एक स्टेशन पड़ता है गोधरा। अचानक से एक ऐसी बोगी जिसमें माना जाता है कि मैक्सिमम हिंदू लोग बैठे। वो किताबें जो दंगों को धन के चश्मे से देखना सिखा रही हैं। शिक्षा के मंदिर में दंगों की पढ़ाई का क्या काम? देश के भविष्य का ब्रेन वॉश करने वाली भाषा और किताब कब बदलेगी? दंगों की धार्मिक एबीसीडी पढ़ाना कितना जायज है? भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में एक बात काफी मशहूर है कि उसे कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन भारतीय नहीं कहा जा सकता।
क्योंकि आजादी के 69 वर्षों के बाद भी हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था भारतीय मूल्यों और आवश्यकताओं से बहुत दूर है। हमारे देश की परंपरा कहती है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन ये एक बहुत दुखद विडंबना है कि 12वीं कक्षा में पढ़ाई जाने वाली NCERT की पॉलिटिकल साइंस की किताब पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के कुछ पन्ने ऐसे हैं जिसमें धर्म के नाम पर अधर्म फैलाने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। किताब में लिखा है कि 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए और 2002 में गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगे। सवाल उठता है कि देश में आजादी के बाद हजारों छोटे बड़े दंगे हुए, ऐसे में सिर्फ इन 2 दंगों का जिक्र क्यों? सवाल उठता है कि आखिर कैसे और क्यों गुजरात में हुए दंगों को मुस्लिम विरोधी दंगा लिखा गया, जबकि हकीकत यह है कि गोधरा में कार सेवकों को जलाए जाने की घटना के बाद गुजरात में जो दंगे हुए उसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों मारे गए। हालांकि मरने वालों में मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा थी, लेकिन मारे दोनों धर्म के लोग गए। ऐसे में सिर्फ मुस्लिम विरोधी दंगा लिखकर ये किताब बच्चों के दिमाग में क्या भरना चाहती है? हम जो सवाल लेकर चल रहे हैं उसका जवाब मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। सवाल ये है कि क्या इस देश में बच्चों को दंगों को पढ़ाना जरूरी है, और अगर जरूरी है तो फिर पूरे हर किसी दंगे को पढ़ाया जाना चाहिए? सिर्फ स्पेसिफिक कुछ दंगों को पढ़ाना क्यों ज़रूरी हो जाता है? अब पॉलिटिकल साइंस के 12th क्लास के ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। आगे चल के भविष्य में पॉलिटिकल साइंटिस्ट होंगे, देश का भविष्य है ये। और इनसे पूछते हैं कि जब इनकी किताब में ये लिखा होता है कि देश में सिर्फ 2 ही दंगे दिखाई देते हैं, एक तो 1984 में सिख विरोधी और 2002 में मुस्लिम विरोधी दंगा, जब आप इन शब्दों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो यहाँ क्या आता है? तो यहाँ यही आता है कि हमारे देश में जो भी एक अच्छे बुरे जो भी काम हुए हैं उनके बारे में जानने को मिलता है। सीधे दंगे के बारे में हमें जानने को मिलता है, हमारे कैसे दंगे हुए, किस के कारण हुए, ये सब जानने को मिलता है हमें हर चीज़ के बारे में। तो क्या समझ में आता है आपको? जो आप 2002 का ये पढ़ते हैं मुस्लिम विरोधी दंगा, क्या समझ में आता है इसको पढ़ के? मुस्लिम इस दंगे में यही समझ में आता है कि हमें कि कैसे धर्म के नाम पर दंगा करा गया, कैसे धर्म के नाम पर लोगों ने मारकाट की, जो बिल्कुल उचित नहीं था। तो ये पढ़ के तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम विरोधी दंगे थे। अब जैसे जैसे हमें किताब में जो दिया जाता है हम वही पढ़ते हैं। दो दंगों को नहीं, और भी हमें दंगे पढ़ने चाहिए अगर हम पढ़ ही रहे हो चीज़ तो, अदरवाइज आपको नहीं पढ़ाना चाहिए हमें। आप बताइए क्या लगता है इस किताब को जब आप पढ़ती हैं क्या दिमाग में समझ में आता है? हमें दंगों के बारे में पता चलता है, इससे क्या नेगेटिव इफेक्ट हुआ है, क्या पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है, ये सब पता चलता है। बट ज़्यादातर इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो अधूरी है। मतलब अगर हमें बताना चाहिए तो इसमें थोड़ी पूरी बतानी चाहिए थी कि आगे इसका क्या रियल में क्या इफेक्ट हुआ है, वो चीज़ें थोड़ी पता होती तो अच्छा होता। We know you have right that there are many incidents taking place like these examples. We should get the knowledge. ये खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं और ये जो बोल रहे हैं ना, इसी को हम जोड़ना चाह रहे थे। उन लोगों ने जिन्होंने किताब लिखी, उन्होंने 10 साल में इस पीढ़ी के दिमाग में ये बात तो बैठा दी कि हिंदुस्तान में ये 3-4 मेन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे जिनको समझना बताना ज़रूरी है। और हम आज उन्हीं ज्ञानी बुद्धिजीवियों से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ गुजरात दंगा, क्या सिर्फ 1984, क्या सिर्फ यही वो सारी चीज़ें थी जिन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति को बदल के रख दिया? ऐसे में आज इस बात को समझना जरूरी है कि देश के भविष्य को दंगों की शिक्षा क्यों दी जा रही है, और अगर दी ही जा रही है तो बजाय ये बताने के कि दंगों से कैसे बचें, किसी धर्म विशेष का नाम लेकर उन्हें क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है। अपने शुरू से बच्चों को ऐसी मतलब नेगेटिव चीज़ें ना करके पॉजिटिव अच्छे थिंक दें उनको, तो ऐसे कोई विरोध नहीं होंगे और मतलब कि देश मतलब एक दूसरे के अच्छे संबंध बने रहेंगे। और ये अगर हम शुरू से ये बच्चे अपने मतलब इसी अच्छे मतलब थिंक को लेकर देश के मतलब दंगे फंगे को बातें को ना करें तो अच्छा ही होता है। इन बच्चों की बातें सुनकर आप ये तो समझ गए होंगे कि इन्हें दंगों को लेकर जो आधी अधूरी कहानी बताई जा रही है वो सच्चाई से मीलों दूर है। इन छात्रों को कुछ दंगों का किताबी ज्ञान देकर
इनका भला नहीं किया जा रहा, बल्कि इनकी सीखने और जानने की क्षमता को सीमित किया जा रहा है। माना जाता है कि मैक्सिमम हिंदू लोग पढ़े। मैडम, सवाल यही है कि आप जब इन बच्चों को पढ़ा रही हैं, यहाँ आपने लिख दिया गुजरात के मुस्लिम विरोधी दंगे, ये कैसे तय हो गया कि ये दंगे मुस्लिम विरोधी थे? ये क्यों, मतलब किसने तय किया? कौन भी बताएगा कि ये सिर्फ मुस्लिम विरोधी थे? वहाँ मुस्लिम भी मारे गए थे, वहाँ हिंदू भी मारे गए थे, तो हम लोग कैसे कहते हैं कि वो मुस्लिम विरोधी थे? लोग तो कहेंगे वहाँ तो हिंदू भी मारे गए थे, हिंदू विरोधी भी थे। शुरुआती गोधरा से हुई थी जिसमें हिंदू लोग मारे गए थे। तो फिर हम अपने बच्चों को ये शब्द के साथ, एक धर्म के साथ जोड़ करके क्या एक गलत संकेत, क्या एक गलत दिशा में आगे नहीं बढ़ा रहे? गलत है आपके हिसाब से। शब्दों को जो यूज़ करना चाहिए, चूँकि एनसीईआरटी है, बहुत दिग्गज लोग हैं जिन्होंने एनसीईआरटी लिखी है, मुझसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट हाँ, शब्दों का अपना एक तरीका होता है पढ़ाने का। मेरा जो व्यू है, ठीक है, हेडिंग जो भी है, वहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों ही मारे गए हैं। दंगा जो हुआ, आप ये नहीं कह सकते कि उसमें सिर्फ पर्टिकुलर यही हिंदू मुसलमान के अलावा अदर रिलीजन के लोग भी मारे गए होंगे। तो क्या ये उन बच्चों को समझाना आपके लिए मुश्किल है कि ये सिर्फ मुस्लिम विरोधी नहीं थे, ये समाज विरोधी दंगे थे जिसमें हर कोई तबका आता था, हर धर्म आता मुश्किल था? होता है, बट इसी बात के टीचर हैं कि हम उस चीज़ की पॉजिटिविटी बच्चों को दे पाएँ कि ठीक है, बुक्स में बहुत सी ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं। आपको लगता है या तो फिर चेंज किया जाना चाहिए, या फिर एक पूरा, अगर आपको दंगों से सीख लेनी है तो फिर उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाना चाहिए? हाँ, देखिए, भाषा उस तरीके की होनी चाहिए। अब चूंकि सिलेबस है, एनसीईआरटी का है, जो बुक में है हमें वही पढ़ाना है। किताब में 1984 के सिख दंगों और अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराने का भी जिक्र किया गया है। सवाल ये कि अगर एनसीईआरटी को अपने पाठ्यक्रम में दंगों का जिक्र करना ही था, तो भी कुछ चुनिंदा दंगों की बात ही क्यों की गई? क्योंकि अगर मंशा सही होती तो बच्चों को देश में हुए सभी दंगों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई होती। बच्चों की राजनीतिक समझ को विकसित करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल इस किताब में किया गया, क्या वो सही है? अगर हाँ, तो फिर इसी किताब में कश्मीरी पंडितों की बात क्यों नहीं की गई, जो आतंकवाद की वजह से अपने ही घर में तिनकों की तरह बिखर कर रह गए? के अंदर कुछ आपको स्पेसिफिक नहीं करना चाहिए, ये चीज़ सही है। ठीक है कि मुस्लिम विरोधी हैं या हिंदू विरोधी हैं, ठीक है, वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम पॉजिटिविटी के तरीके से बताते हैं। बट बहुत से ऐसे सवाल हैं जो स्टूडेंट्स बीच में करते हैं, जिनके सवाल हमें भी ढूंढने पड़ते हैं। वो सवाल बड़े तीखे होते हैं और हम उन तीखे सवालों के साथ ही आज आपके सामने खड़े हुए हैं। पीछे ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है गुजरात के मुस्लिम विरोधी दंगे। इस शब्द से आपत्ति है, ये मुस्लिम की जगह समाज विरोधी होना चाहिए था, क्योंकि दंगा सिर्फ गुजरात में इकलौता नहीं हुआ था। देश में न जाने कितने दंगे हुए हैं, होते रहे हैं, भगवान ना करे आगे हों, और ना हो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी किताबों में जो चीज़ें सामने रखी गई हैं उसको लेकर के सरकार खुद आगे आए, जागरूक हो। अब सवाल उठ रहा है कि सरकार कौन सी जागरूक होगी? जिनके वक्त में ये किताब आई उन्होंने तो इसे बड़े आराम से सामने रखा ही रखा। अब नई सरकार आई है, 2 साल उसको हो गए, उसको भी ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। इन्हीं गंभीर सवालों के साथ हम एनसीईआरटी के पूर्व प्रमुख जेएस राजपूत से मिलने पहुंचे और उन्होंने जो बातें हमें बताई वो न सिर्फ परेशान करने वाली थी, बल्कि ये साबित कर रही थी कि हमारे देश में शिक्षा का राजनीतिकरण करने से कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता। लेकिन 2-3 चीजें हैं। पहली कि आज के समय में किसी भी गतिशील शिक्षा व्यवस्था में 5 साल में किताब बदलनी चाहिए। कोई भी किताब हो, भाषा बदल जाती है, नई नई चीज़ें आ जाती हैं, नए आविष्कार आ जाते हैं। तो एक तो ये थोड़े आश्चर्य की बात है कि 11 साल हो गए किताब चल रही, पहली बात। दूसरी, आप मीडिया में हैं, आप भी जानते हैं कि जब कहीं दंगा होता है तो आप हिंदू मुस्लिम शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप जो शब्द इस्तेमाल करते हैं होता है एक वर्ग और दूसरा वर्ग, यही कहते हैं। पुस्तकों में इसको लाने की कोई आवश्यकता नहीं। हम सब जगह कह रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म से कोई ताल्लुक नहीं, तो ये उसके विपरीत जाता है ये कहना कि मुस्लिम विरोधी दंगे थे। लेकिन चूँकि मैं वहाँ रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ 2004 में जब सरकार बदली थी तो उसके बाद एनसीईआरटी का सारा काम उन लोगों के हाथ में गया जो पहले के 4 सालों में एनसीईआरटी का घोर विरोध करते रहे। 2005 के बाद जो काम हुआ था एनसीईआरटी में, और मैंने पुस्तकों की कोई आलोचना कभी नहीं की है, मैंने उनको पढ़ा भी नहीं, इस ढंग से नहीं पढ़ा कि मैं उसके बारे में कहूँ। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, वो एक तरह का था कि जो भी 5 साल में हुआ है उसको सबसे पहले हटाना है। इट वॉज ए डिमोलिशन जॉब। और वो शब्द मैं इस्तेमाल करता हूँ, मेरे एक अंदर की मेरी पीड़ा भी है कि अगर आपको पुस्तकें बदलनी थी, हटानी थी, तो पहले उनका अध्ययन तो कर लेते, देख लेते कि उसमें ऐसा क्या है जो देश हित में नहीं।
यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं कि किताब के कुछ पन्नों में सेलेक्टेड दंगों की बात करके बच्चों को गुमराह करने की कोशिश की गई है। सवाल इसलिए भी गंभीर है कि जो काम पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के आका कर रहे हैं, क्या वही शिक्षा हमारे देश भारत में किताबी ज्ञान की बदौलत नहीं दी जा रही? जो मटेरियल आज आप यहाँ देख रहे हैं किताबों में, क्या वही मटेरियल वहाँ पे पढ़ाया जाता है भारत के खिलाफ जहर पैदा करने के लिए? वहाँ उनका तो ये रेगुलर काम है। पाकिस्तान में तो ये पढ़ाई जो है ऑलमोस्ट जैसे पीओके क्या कि हर स्टेट में हिंदुस्तान के खिलाफ किस तरह की भी एक यूथ के अंदर जहर भरा जाए, पाकिस्तान में ये टोटली आम बात है। और ये हमारे यहाँ भी कुछ मदरसे जो चल रहे हैं उनमें ये हो रहा है। ऐसी जहरीली भाषा के इस्तेमाल से बच्चों के दिमाग पर किस तरह का असर पड़ सकता है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 12th क्लास के बच्चों को ये पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ती है कि इस देश में दंगे होते हैं और वो भी मुस्लिम विरोधी दंगे होते हैं। इसे पढ़ने से उस बच्चे के दिमाग पे असर क्या पड़ता है, इसके लिए हमारे साथ आज बात करने के लिए मनोवैज्ञानिक डॉक्टर संदीप वोरा साथ में। डॉक्टर साहब, मैं ये बाद में पूछूंगा आपसे कि बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले तो जो ये लोग किताब लिख रहे हैं बच्चों के लिए, उनका मनोविज्ञान क्या होता होगा? देखिए, मेरे हिसाब से जो भी ऐसा चीज़ें लिखता है वो कहीं ना कहीं अंदर से बायस्ड है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ इस तरह का अंदर से एक थॉट प्रोसेस ऐसा चल रहा है जिसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट या एक पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो बायस होकर के उसको इस तरह की चीज़ को लिखने पे मजबूर करती है। अगर वो बच्चा ऐसा है जो कि खुद उस रिलीजन का है, तो उसको इस थॉट से उसके दिमाग में घृणा पैदा हो सकती है, उसके दिमाग में विरोध की भावना हो सकती है, उसके दिमाग में एक बदले की भावना भी हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि बच्चों को जो पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, उसको सही संदर्भ में उनके सामने पेश किया जाए ताकि बच्चा उसको एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग की तरह, एक बैलेंस्ड व्यू में, एक जिम्मेवार नागरिक की तरह देख सके। आपको बता दें कि वर्ष 2006 में जब इस किताब को एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा में शामिल किया तो उस वक्त इसे लिखने वाले बुद्धिजीवियों में से एक योगेंद्र यादव भी थे, जो आज एक एक्टिविस्ट और स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं। लेकिन जब हमने उनसे इस गंभीर मुद्दे पर संपर्क करने की कोशिश की तो उनके जवाब का भी राजनीतिकरण हो चुका था। इस किताब को लिखने वाले पैनल में शामिल योगेंद्र यादव से जब हमने बात की तो उन्हें लगा कि हम खबरों के लिए मसाला ढूंढ रहे हैं, हम गंभीर नहीं हैं। अब आप तय कीजिए कि ये खबरों का मसाला है या फिर बारूद का वो मसाला जो बिना विस्फोट के धीरे धीरे चुपचाप अपना काम कर रहा है। हमारे देश में सरकारें आती हैं, चली जाती हैं और अक्सर जब भी कोई नई सरकार आती है तो नीतियां भी बदल जाती हैं। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि वर्ष 2014 में नई सरकार के आने के बावजूद अभी तक एनसीईआरटी की इस किताब के पन्नों में युवाओं का ब्रेन वॉश करने वाली भाषा लिखी हुई है। चलो मैं आपको पढ़ के ही सुना देता हूँ, फिर अच्छा रहेगा। तो यहाँ लिखा है कि भाई गुजरात के मुस्लिम विरोधी दंगे 2002 के फरवरी मार्च में गुजरात के मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। गोधरा स्टेशन पर घटी एक घटना इस हिंसा का तात्कालिक उकसावा साबित हुई। अयोध्या की ओर से आ रही एक ट्रेन की बोगी कार सेवकों की ओर से भरी हुई थी और इसमें आग लग गई। 57 व्यक्ति इस आग में मर गए। अब बस ये संदेह करके बोगी में आग मुसलमानों ने लगाई होगी। अगले दिन गुजरात के कई भागों में मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। तो मेरा कहना ये है, क्या ये कोई भाषा है? कोई विश्वास करेगा कि किसी सरकारी स्कूल की बुक पढ़ रहे हैं बच्चे? मुस्लिम विरोधी दंगे, मुसलमानों के विरुद्ध, यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे, आपको ये शब्द डालने चाहिए। आपको एक बैलेंस्ड लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। होगा क्या, जब एक मुस्लिम बच्चा इसको पढ़ेगा वो बेचारा ये सोचेगा कि यार हम लोग कम हैं तो हमको मार डाला, देखो हिंदुओं ने कैसे मार डाला, काट डाला। और जब एक हिंदू बच्चा इस देश का इसको पढ़ेगा तो उसके मन में क्या भावना बनेगी कि यार हमारे हिंदू तो बहुत बेकार लोग हैं, देखो कैसे उनको बेचारों को मार रहे हैं, काट रहे हैं। तो माइंडसेट आप क्या देना चाहते हो इस देश के बच्चे को, चाहे वो हिंदू का बच्चा है, मुस्लिम का बच्चा है, सिख का बच्चा है, ईसाई का बच्चा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग करना क्या चाह रहे हो? आप इस देश को एक करने के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हो, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हो, या बच्चों को बचपन से ही डिवाइड एंड रूल, वो जो थ्योरी कभी वो लोग यूज़ करते थे जिनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उस थ्योरी पे काम करना चाह रहे हो? आज से ये बुक चल रही भाई 2002 में इन लोगों ने किया है, जबकि 2007 तक 5 साल तक इस केस की हियरिंग हो चुकी थी
और 5 साल की हियरिंग में बहुत सारी बातें सामने आ चुकी थी और किस कोर्ट ने, भारत के ने, ये कहा था कि भाई इसके लिए गुजरात सरकार जिम्मेदार है। क्या आपने कोई सुना हो तो आप हमें बताएं। और मान लो कहा भी हो तो अंडर हियरिंग आपके टीवी चैनल पे, राहुल जी आप एक सीनियर पत्रकार हैं, आपने देखा है कोई ऑफिशियल्स आते हैं, सरकारी आदमी आगे बैठता है और अगर आप लोग उसको ज़्यादा एनकरेज करते हो कि आप और डीपली बताओ तो बोलता है कि भाई इसकी हियरिंग चल रही है तो अभी मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, जब तक अंडर ट्रायल मैटर चल रहा हो मैं कैसे इस पर बोल सकता हूँ। और ये क्या हो रहा है, जब मामला अंडर ट्रायल चल रहा था, इस पर कोई डिसीजन ही नहीं आया था, ऐसी कंडीशन में आपने 2002 के अंदर गुजरात सरकार की मशीनरी का इस्तेमाल हुआ, ये साफ साफ यहाँ पर ही लिखा हुआ है। 1984 के सिख विरोधी दंगों के समान गुजरात के दंगों में भी ये जाहिर हुआ कि सरकारी मशीनरी सांप्रदायिक भावनाओं के आवेग में आ सकती है। कैसे साबित हो गया, किस कोर्ट ने साबित किया था, कहां आपने कौन सा डिसीजन सुना? हम ये नहीं कह रहे कि देश के युवाओं को देश के इतिहास से जुड़ी जानकारियां नहीं होनी चाहिए। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि जब जानकारियां देनी हैं तो फिर अधूरी क्यों, पूरी क्यों नहीं? देश के कई नेता, बुद्धिजीवी और पत्रकार आजकल एटीएम की कतारों में खड़े लोगों का दुख और दर्द समझाने में लगे हैं। ये बताने में लगे हैं कि देश बर्बाद हो रहा है। ऐसे तमाम लोगों से इस किताब के जरिए सिर्फ एक सवाल है, एटीएम से पैसा आज नहीं तो कल नहीं तो परसों निकल ही जाएगा, लेकिन ऐसी किताबों के जरिए जो देश के भविष्य की नसों में जहर घुसाया जा रहा है वो कैसे बाहर निकलेगा? कैमरामैन सुरेंद्र कुमार के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, दिल्ली।